भाई साहब, ग्रेजुएशन की पहली साल में ही शैली की शादी हो गई। उसका पति कुणाल और परिवार के सभी लोग बड़े प्यारे और खुले विचारों के थे। जब शैली की शादी तय हुई तभी उसकी सास ने खुल के कह दिया था, बेटा, शादी भले ही हो जाए पर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कभी मत छोड़ना। जितना चाहो उतना आगे बढ़ना। ससुराल में पहले दिन से ही सब उससे ऐसे बर्ताव करते जैसे वो यहाँ जाने कितने सालों से रह रही है। हर चीज में उसकी राय ली जाती और उसकी पसंद को महत्व दिया जाता। सच कहूं तो शैली का ससुराल ऐसा था जैसे ससुराल का सपना हर लड़की देखती है। हर हकीकत में सबकी किस्मत शैली जैसी नहीं होती। ससुराल वालों का ऐसा प्यार और अपनापन देखकर शैली जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। पर घर में बस एक शख्स था जिससे बात करना या बोलना शैली के लिए बहुत मुश्किल था। वो शख्स था नीरज। नीरज रिश्ते में शैली का जेठ यानी पति का बड़ा भाई था। वैसे तो नीरज पूरे ही दिन अपने कमरे में अकेला रहता, पर कुछ जरूरत पड़ने पर बाहर आता और शैली को देखकर झिझक जाता। शैली पहले से आगे बढ़कर उससे पूछती, भैया, कुछ चाहिए आपको? तो नीरज उसकी बातों को अनसुना करके अपनी माँ से जरूरत की चीजें मांगता और फिर से अपने कमरे में चला जाता। नीरज का ऐसा व्यवहार शैली को बड़ा अटपटा लगता। उसे लगता जैसे नीरज उसे पसंद नहीं करता या नीरज की उससे कोई निजी दुश्मनी है। शैली बेटा, तुम इतना मत सोचो। बेचारे ने कुछ वक्त पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों को खोया है। उससे थोड़ा वक्त दो। उसे शायद अभी तुम्हें परिवार का सदस्य मानने में देर लगे। नीरज के शैली के साथ अजीब बर्ताव की सफाई देते हुए शैली की सास ने उसे समझा दिया। नीरज की शादी कुणाल और शैली की शादी से एक साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में कुछ परेशानियां थी, जिसकी वजह से 5वें महीने में ही बेचारी की जान चली गई। घर में इतना कुछ होने से गम का माहौल था। उसी माहौल को ठीक करने के लिए कुणाल और शैली की शादी कराई गई थी। पर नीरज बेचारा अब भी उस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाया था। इसीलिए हमेशा अकेला अपने कमरे में ही रहा करता था। एक दिन दोपहर के वक्त शैली अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कुणाल ऑफिस गया हुआ था। बाकी सब किसी न किसी काम से बाहर थे और शैली की सास भी घर पर नहीं थी। नीरज को कॉफी चाहिए थी। माँ घर पर नहीं थी, इसीलिए वो खुद ही किचन में जाकर कॉफी बनाने के लिए सामान ढूंढने लगा। कटर पटर की आवाज सुनकर शैली किचन में गई और नीरज से पूछा, भैया, कुछ चाहिए आपको? बताइए, मैं निकाल देती हूँ। शैली के पूछने में नीरज झिझकते हुए बोला, हाँ, वो कॉफी मैं बना लूंगा, बस बर्तन दे दो। शैली ने बर्तन निकालकर कॉफी चढ़ा दी। आई एम सॉरी, नीरज ने अटकते हुए कहा। तो शैली ने पूछा, क्यों? ओ, तुमसे ऐसे रूड़ा सा बर्ताव किया मैंने? नीरज की बात में पश्चाताप था, जिस पर शैली बोली, ओहो, कोई बात नहीं। माँ ने बताया मुझे आपकी पत्नी। आई एम सॉरी। कॉफी बन गई थी। शैली ने कप नीरज की तरफ बढ़ाया और जाने लगी। तभी नीरज ने पीछे से कहा, बीए के एग्जाम है तुम्हारे, मुझसे इंग्लिश पढ़ोगी? कमजोर हो तुम उसमें। नीरज की बात सुनकर शैली ने हैरानी से मुड़कर देखा। ओ, तुम अपने कमरे में जोर जोर से पढ़ती हो? तब सुना मैंने, नीरज ने सफाई देते हुए कहा। तो शैली बोली, हाँ, यूपी बोर्ड से हूं ना, तो इंग्लिश समझ नहीं आती जल्दी, तो पढ़ोगी मुझसे? ये भाई, तुम्हारे इतने काम तो आ ही सकता है। नीरज ने फिर से पूछा। शैली ने नीरज को पहले कभी इतना बोलते हुए नहीं देखा था। वो हैरानी भी थी और खुश भी कि शायद अब नीरज ने उसे इस परिवार का सदस्य मान लिया है। वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी नीरज बोला, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, और अपने कमरे में जाने लगा। तभी शैली ने कुछ मजाकिया ढंग से कहा, इस ट्यूशन के लिए कोई फीस तो नहीं लेंगे ना भैया? इस पर नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लूंगा ना, रोज ऐसी ही एक बढ़िया सी कॉफी। शैली भी मुस्कुराई और बोली, डन। फिर तो
मैं रोज सुबह सुबह कॉफी बना दूंगी। बस आप मुझे पास करा देना भैया। उस दिन के बाद से नीरज और शैली के बीच की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। रोज शाम को जब कुणाल ऑफिस से आने से पहले का समय होता, नीरज और शैली घर के लॉन में या ड्राइंग रूम के कोने में बैठकर पढ़ाई करते। नीरज बेहद सलीके से समझाता और शैली भी पूरी मेहनत से सीखने की कोशिश करती। कई बार पढ़ाते पढ़ाते नीरज पुराने किस्से सुना देता, कॉलेज के दिनों की बात, अपनी पत्नी के बारे में, उनकी आखिरी चिट्ठी, और कभी कभी चुप हो जाता। शैली भी समझती थी कि ये उसका गम है जो आज भी उनकी आंखों में उतर आता है। ऐसे वक्त में वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप एक कप कॉफी नीरज के सामने रख देती। वही फीस जो अब एक खास रिश्ता बन चुकी थी उनके बीच। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी ये बदलाव महसूस करने लगे। नीरज अब घर के कामों में भी हिस्सा लेने लगा था, सबके साथ हंसना बोलना भी शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा बदलाव, उसके कमरे का दरवाजा अब ज्यादातर खुला रहता था। एक शाम जब सासू माँ आंगन में तुलसी में पानी दे रही थी, उन्होंने कुणाल से कहा, शैली ने इस घर में आकर सबको जोड़ लिया। नीरज बेटा तो जैसे फिर से जीना सीख रहा है। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, कभी कभी पढ़ाई से बड़ी भी कुछ शिक्षा होती है, जैसे किसी टूटे हुए दिल को समय देना और बिना बोले उसकी पीड़ा को समझना। शैली यही कर रही है। बीए के इम्तिहान जब खत्म हुए तो नीरज खुद शैली को सेंटर तक छोड़ने गया। लौटते हुए रास्ते में बोला, अब तुम्हारे रिजल्ट का मुझे तुमसे ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। क्यों भैया? शैली ने चौंकते हुए पूछा। नीरज ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारे पास होने से मुझे लगेगा मैंने भी फिर से कुछ अच्छा किया है जिंदगी में। शैली की आंखें भर आई, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, पास तो मैं हो ही जाऊंगी। अब जब मेरा ट्यूशन इतना बढ़िया है और मेरी फीस इतनी मज़ेदार। परिणाम वाले दिन जब शैली ने खुशी से सबको बताया कि उसके अच्छे नंबर आए हैं, तो नीरज चुपचाप अपने कमरे से बाहर आया और एक सुंदर सी डायरी उसे भेंट की। ये क्या है? शैली ने पूछा। नीरज बोला, तुम्हारे पहले सेमेस्टर की मेहनत की याद। इसमें तुम्हारे साथ बिताए गए हर पढ़ाई के दिन की एक लाइन मैंने लिखी है। शायद किसी दिन जब मैं फिर अकेला हो जाऊं तो इन्हें पढ़कर मुस्कुरा सकूं। शैली की आंखें नम हो गई। उसने वह डायरी अपने सीने से लगा ली और कहा, भैया, आप अब कभी अकेले नहीं रहेंगे। ये बहन हमेशा पास रहेगी। नीरज ने पहली बार बेझिझक शैली के सिर पर हाथ फेरा और बोला, धन्य हूँ मैं जो भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में फिर से एक रिश्ता दिया। नया नहीं, लेकिन उतना ही सच्चा।